सीईटी भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं और साथ ही सिलेबस भी जारी किया जा चुका है। आरएसएसबी ने सीईटी के लिए सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की है, कौन कौन सी चीज़ें हटाई है या घटाई है, उनके बारे में आज के इस सेशन के अंदर अपन बात करेंगे। और साथ ही अपन चर्चा करेंगे कि ये जो आपके पास परीक्षा के लिए जो समय बचा हुआ है, इस बचे हुए समय के अंदर आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा करके सफलता हासिल कर सकते हो, किस प्रकार से आपको 40% का जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स का जो रेशियो है वो आपको टच करना है। तो आज के इस सेशन में अपन इसी पर बात करने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे आरएसएसबी के द्वारा जो कल सिलेबस जारी किया गया, उसमें सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि अब 30 प्रश्न घटा दिए, प्रश्नों की संख्या 120 रहने वाली है और टोटल अंक रहेंगे 240 और आपको मिलेगा समय 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसमें राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और भारत का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी और फिर अपन बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस है, आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ है ना, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, मैथ है, करंट अफेयर्स है और जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर और हिंदी अंग्रेजी जो है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि लगभग जो है आपके 15 के आसपास जो है सब्जेक्ट इसके अंदर हो रहे हैं। तो खूब सारा भारी भरकम आपके सिलेबस आरएसएसबी के द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। अब देखो, इस समुद्र रूपी सिलेबस से हमें मोती निकालने हैं, अर्थात हमें उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है जिनसे परीक्षाओं के अंदर प्रश्न ज़्यादा आते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर, राजस्थान इतिहास में कौन कौन से टॉपिक है पहले तो ये देखते हैं, फिर उसके बाद अपन जानेंगे कि इन टॉपिक्स में से एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मतलब परीक्षाओं में प्रश्न कहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो अपन बात करेंगे राजस्थान इतिहास में प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल। देखो, पहले आपके केवल और केवल कुछ गिनी चुनी सभ्यताओं के नाम मेंशन कर रखे थे, जैसे आपके कालीबंगा हो गया, गणेश्वर हो गया, आहड़ हो गया, है ना, बैराट हो गया। पहले की तरह जो है केवल 4-5 सभ्यताओं के पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। अब आपको जो है राजस्थान की सारी सभ्यताएं पढ़नी पड़ेगी। अब आपके एक तरह से राजस्थान की सारी प्राचीन सभ्यताएं सिलेबस में ऐड कर दी गई, तो यहाँ पर जो है चीज़ें आपके बढ़ गई है। फिर बात करेंगे प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, एक तरह से राजवंश, एक तरह से इसके अंदर आपको सारे राजवंश पढ़ने हैं। मैं आपको बताऊं, मेन राजा पढ़ लेना आप, इस टॉपिक में थोड़ा सा बचना, क्योंकि इसका मतलब है पूरा का पूरा मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। तो आपको देखो, ईमानदारी से मैं कहूं तो कुछ सेलेक्टेड राजाओं को ही पढ़ना है, प्रश्न आना होगा तो उन्हीं में से आ जाएगा। बाकी हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने और स्कोरिंग टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना। राजा महाराजाओं में मेवाड़ के अंदर आप लोग जो है बप्पा रावल के अलावा जैत्र सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और राज सिंह, इनको अच्छे से पढ़ लो। और चित्तौड़ के अंदर जो 3 साके हुए उनको भी अच्छे से पढ़ लो। फिर बात करें मारवाड़ के अंदर राव चंद्रसेन, राव मालदेव और महाराजा जसवंत सिंह तथा दुर्गादास राठौड़ को आप अच्छे से पढ़ लो। बीकानेर के अंदर महाराजा राय सिंह को अच्छे से तैयार कर लेना और आप गंगा सिंह जी को और बिक्का को पढ़ लेना। हम बात करेंगे चौहानों के अंदर, रणथंभौर के चौहानों में अमीरदेव चौहान, जालोर के अंदर कानड़देव चौहान और अजमेर के अंदर अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज और विग्रहराज चतुर्थ। बस इन 4 शासकों को आप अच्छे से पढ़ लेना। जयपुर के अंदर मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह और सवाई राम सिंह सेकंड, इन 5-6 राजाओं को आमेर के अंदर आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो छोटे राजवंश है, उन राजवंशों के अंदर आप संस्थापकों के नाम याद रख लेना कि किस वंश की स्थापना कब हुई और संस्थापक कौन था। ये डिटेल तो आप सबके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि अगर छोटे वंशों से प्रश्न पूछते हैं तो आसान प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें जो है मैंने जो चीज़ें आपको बताई है उन चीज़ों को पढ़ना। स्कोरिंग टॉपिक से आपके 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। अब इनमें भी जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, एक तो देखो ये आपका सभ्यता वाला बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और 1857 है। किसान आंदोलन से हम देखते हैं कि हर एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, और राजस्थान का जो एकीकरण है और 1857 की क्रांति है। तो देखो, एक तो सभ्यता, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और एकीकरण, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं ना, यहां से एक एक प्रश्न निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेगा। हर परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं, ऐसा ट्रेंड बना हुआ, और ये ट्रेंड आज से नहीं सालों साल से चल रहा है। और ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है,
मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करो। और जो आपके व्यक्तित्व है जिनमें केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा, दामोदर दास राठी, ऐसे जो कुछ महान व्यक्तित्व है उनको याद कर लेना। और जो आपके 10th वाली जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो व्यक्तित्व टॉपिक है जिसमें इतिहास के व्यक्तित्व कम है और कला संस्कृति के व्यक्तित्व अधिक है, उन व्यक्तित्वों को पढ़ लेना। क्योंकि पिछले कुछ सालों से अपन देख रहे हैं कि आरपीएससी हो चाहे आरएसएस भी हो, व्यक्तित्व से जो प्रश्न पूछ रही है वो सीधी 10th वाली बुक से जो है प्रश्न बना रही है, वहां से उठा रही है, तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। तो हिस्ट्री के अंदर आपको एक तो प्राचीन सभ्यताओं वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, मॉडर्न हिस्ट्री वाले को और आपके व्यक्तित्व वाले को, है ना। तो ये जो पोर्शन है इनको आप स्ट्रॉन्ग करना, जिससे आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ेगी। परीक्षा के अंदर आप जो है प्रश्नों को सही कर पाओगे। राजवंशों के अंदर जो है ना, मैंने जो जो विशेष नाम आपको बताए, केवल उन राजाओं को ढंग से पढ़ लेना। फिर अगर आपके पास समय अधिक हो तो पूरा पढ़ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय नहीं हो तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, लेबर स्टडी नहीं करनी है, तब जाकर के आप सफल हो पाओगे, है ना। जिस सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वेटेज है उतना ही उसको आपको टाइम देना है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में अपन बात करें तो ये जो आपका नया सिलेबस आया है इसमें आपको स्थापत्य और चित्रकला देखना है। स्थापत्य के अंदर सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से आपको किले और मंदिर तो आपको पढ़ने ही है ना। दुर्ग, महल और मंदिर, ये 3 चीज़ें पढ़ लेना, है ना। बावड़ियार, छतरियार, ये आपके सारी चीज़ें स्थापत्य में आती है, लेकिन किलों को विशेष रूप से इसमें पढ़ना है। चित्रकला जो है बड़ा लेवल का टॉपिक होता है और इसको भी तैयार करना है। लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और नाटक, है ना। तो पूरी संगीत यूनिट आपके आ गई है। वाद्य यंत्र इनमें नहीं दे रखे हैं तो वाद्य यंत्र नहीं पढ़ने हैं। प्रमुख धार्मिक पंथ और लोक देवता, तो धार्मिक पंथ और लोक देवता जो है ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर आपको संत संप्रदाय पढ़ना है और लोक देवता पढ़ना है आपको। लोक देवियां आपके सिलेबस के अंदर नहीं दे रखी है तो लोक देवियां आपको नहीं पढ़नी है, लोक देवताओं को आपको पढ़ना है। सामाजिक जीवन में जैसे वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं। अब देखो ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट के अंदर वेशभूषा और आभूषण बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है और इनको आप अच्छे से तैयार करो। मेले त्योहार ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बड़ा तो है, मैं नहीं कह रहा हूँ छोटा है, लेकिन आसान सा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार करो। और रीति रिवाज और कुप्रथाएं भी, ये जो आपके यूनिट है ना, ये अपने दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ें जो है इस यूनिट के अंदर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि बहुत सारे मेले भी अपन जानते हैं, त्योहार तो अपन मनाते भी है, तो जानते ही है, मना रहे हैं तो जानेंगे ही अपन। और बहुत सारे रीति रिवाज है जो हम आज भी देखते हैं और जो पहले थे तो अपने दादा, परदादा, पापा इन सब के मुंह से सुनते ही है। तो ये टॉपिक आपके अच्छा रहेगा। भाषा, बोलियां और साहित्य, भाषा, बोली, साहित्य जो है आप मान करके चलो एक प्रश्न यहाँ से आएगा। और कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व, आप इसके लिए जो आपके 10th एनसीईआरटी जो है ना, उस 10th एनसीईआरटी की जो आपके व्यक्तित्व जो उसमें दे रखे वो सारे के सारे व्यक्तित्व जो है आप जो है पढ़ लेना, है ना। हम भी पढ़ाएंगे आपको, वो सारे व्यक्तित्व जो है आपके अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। तो ये कल्चर के अंदर है। तो कल्चर के अंदर आप एक तो किले अच्छे से पढ़ना, चित्रकला अच्छे से तैयार करना, इनमें लोक देवता कर लेना, ठीक है ना। और ये जो संगीत वाली जो, अरे वाद्य यंत्र दे रखा है ना यार, मैंने कैसे बोल दिया वाद्य यंत्र नहीं है, वाद्य यंत्र भी है आपके। इसके अंदर जो है ना आप संगीत में गीत पढ़ लेना और गीत के साथ साथ आप नृत्य भी पढ़ लेना, है ना। या तो नृत्य से प्रश्न ज़्यादा आता है या फिर गीत से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते रहते हैं, ठीक है ना। वेशभूषा और आभूषण को तो छोड़ना ही नहीं है, इन दोनों टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। मेले त्योहार भी आसान सही है, ठीक है ना। और भाषा बोलियों में एक प्रश्न तो कम से कम आता है, आपके 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि भाई ये हाई वेटेज वाला टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो कुल मिलाकर के आपके कल्चर के अंदर जो है मुझे नहीं लग रहा है कि आपके कुछ घटाया है। इसके अंदर कुछ नहीं है तो हस्तकला नहीं है, हस्तकला आपके नहीं है तो हस्तकला आपको नहीं पढ़ना। कहीं पर भी आपको हस्तकला लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या बोलो, तो हस्तकला जो है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हस्तकला इसके अंदर आपको नहीं पढ़ना है। बाकी संत संप्रदाय पढ़ना है इस धार्मिक पंथ के अंदर आपको। और लोक देवियाँ जो है ये भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन जो है नहीं कर रखा है। तो लोक देवियाँ सीधा सीधा मेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली तो धार्मिक पंथ के अंदर लोक देवियाँ भी आती है, मान सकते हैं अपन, है ना, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोक देवियों का प्रश्न जो है सिलेबस के विपरीत जाकर के बनाएंगे। तो हस्तकला भी मत पढ़ना, लोक देवियाँ भी मत पढ़ना, ठीक है ना। और जो बाकी टॉपिक आपके दे रखे हैं इन टॉपिक्स के अंदर
किल्ले अच्छे से पढ़ लेना, चित्रकला तैयार कर लेना, संगीत यानी कि गीत पढ़ लेना, नृत्य पढ़ लेना, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना। और भाषा, बोलियां और साहित्य के अंदर जो है आपको बोलियां अच्छे से तैयार करनी है। बोलियों से रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में खूब आते हैं, तो आप अच्छे से जो बोलियां है ना इनको प्रिपेयर कर लेना, यहाँ पर कोई कमी मत रखना। तो ये आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का जो है आपके सिलेबस रहा। हमने देखा है कि पिछली बार जो है शायद मेरे हिसाब से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए, लेकिन इस बार जो है वेटेज थोड़ा सा कम हुआ प्रश्नों का। 20% प्रश्न तो आपके हर पोर्शन के अंदर कम हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है प्रश्नों की संख्या 120 हो गई ना। पहले 150 प्रश्न थे, अब प्रश्न कितने हो गए? 120 हो गए। इसलिए आप ये मान करके चलो इतिहास और कला संस्कृति दोनों को मिला करके जहां तक हमारा अनुमान है 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो 15 प्रश्नों की तैयारी जो है आपको करनी है। इसके लिए मैं आर्ट एंड कल्चर के ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो थ्योरी के रूप में करवा चुका हूँ लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर। तो आप लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर जो मेरी 95 क्लासें हो रखी है उनमें जो जो आपके सिलेबस में हस्तकला मत पढ़ना, लोक देवियां मत पढ़ना, बाकी जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ से आप पढ़ना। मैं आपके लिए MCQs भी करवाऊंगा, PYQs भी करवाऊंगा। हम कोई कमी नहीं रखेंगे, आपको भी कमी नहीं रखनी है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं इतिहास जो है मैं अक्षांश पब्लिकेशन के YouTube चैनल पर प्रारंभ कर चुका हूं। तो अक्षांश पब्लिकेशन के YouTube चैनल पर जो मेरी शाम को 6 बजे राजस्थान इतिहास की क्लास होती है, मैं पहले वो टॉपिक करवा रहा हूँ जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, अर्थात मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया है। तो आप उस कक्षा से भी जुड़ना, उन कक्षाओं से जुड़ना नहीं भूलना है। आप अपनी तैयारी को सफलता में बदलने के लिए जितना हो सके मेहनत कीजिए। CET 2026 सीनियर और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स पर मिल रही है प्लेट 50% डिस्काउंट। इसके लिए आप कूपन कोड अप्लाई करें LAK50 तो जुड़े लक्ष्य के साथ। और CET की सभी बुक्स पर जो है आपको प्लेट 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करें आप LAK10 और इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रहे ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी करें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित CET 10+2 और स्नातक स्तर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन नवीनतम पाठ्यक्रम और नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित बुक्स लेकर के आया है। इनके अंदर जो है आपके साइंस, आप मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी की बुक्स जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। बहुत जल्द GK की बुक्स जो है वो भी आपके मार्केट में आ जाएगी। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हो। और साथ ही अगर आप लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल ऐप से इनको परचेज करते हो, तो अगर एक साथ सब बुक्स करते हो तो होम डिलीवरी भी आपको मिलेगी। सिलेक्शन के लिए ज़रूरत है दमदार तैयारी की। CET 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य क्लासेज लेकर आया है शानदार प्रैक्टिस सेट। इन प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 6000 से भी अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे आपके सीनियर हो या फिर स्नातक, दोनों के लिए जो ये बुक्स है मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इनको खरीद सकते हो। साथ ही लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इनको घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। तो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए राजस्थान इतिहास के अंदर प्राचीन सभ्यताओं को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि पिछले एग्जाम के अंदर जो है सबसे अधिक आपके प्राचीन सभ्यताओं से प्रश्न पूछे गए और फिर उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के। तो प्राचीन सभ्यताओं और मॉडर्न हिस्ट्री को जो है आप अच्छे से तैयार कर लो इतिहास में। और कला संस्कृति के अंदर जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई है उन चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लेना और अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ जो है कंटिन्यूटी के साथ जो है बनाए रखना, क्योंकि धीरता वीरता को हरा देती है ना। स्लो बट स्टीडी विंस द रेस। खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी। तो हमें कछुआ नहीं बनना है, खरगोश बनना है। वैसे अब समय ज़्यादा नहीं है तो आपको एक्सीलेटर पर पैर रखना पड़ेगा। अब कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और अब मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता त्याग मांगती है, संघर्ष मांगती है, मेहनत मांगती है और एक सही रणनीति मांगती है। तो उस रणनीति के अनुसार जो है आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन वापस अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।